हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नेम है मूवमेंट टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। यानी कि हमने जो चैप्टर नंबर 2 में जो लर्न किया था कि सेकंड वर्ल्ड वार उसकी जो कब स्टार्ट हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच दोनों के बीच जो टाइमिंग था और उसी टाइमिंग के दौरान वर्ल्ड में कौन कौन से चेंजेस हुए, तो ये सारे जो चेंजेस यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल ट्रेड बिटवीन द टू वर्ल्ड्स वॉर। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर people became economically poor. The immediate governments in power were unsuccessful in improving this condition. हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सारे जो कंट्रीज थे उन सारे कंट्रीज को इकोनॉमिकली बहुत सारा नुकसान हुआ था और जो पीपल्स थे वो भी बहुत पुअर बन चुके थे। और उस टाइम की जो इमीडिएट जो गवर्नमेंट थे वो भी ये जो इकोनॉमिकली कंडीशंस थी उनमें से इम्प्रूव करने के लिए वो भी अनसक्सेसफुल रहे। पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। Dictatorship began in some countries, which became a driving force for the Second World War. Let's study the following series of events in this respect. और उस टाइम के दौरान जो पीपल्स थे उनको जो डेमोक्रेसी थी उनमें से भी उनको ट्रस्ट नहीं रहा और उसके बाद कई सारे ऐसे कंट्रीज थे जिसमें डिटेक्टरशिप यानी कि एक हत्तू शासन स्टार्ट हुआ, यानी कि जो प्रजा है वो अपना एक लीडर चुनती है और जो लीडर कहे वही सब कंट्री में होता था। फर्स्ट जो इवेंट थी वो है फासिज्म इन इटाली, सेकंड इन नाजिज्म इन जर्मनी, थर्ड है मिलिट्रियलिज्म इन जापान एंड फोर्थ नंबर की इवेंट है ग्लोबल डिप्रेशन 1929 टू 32। तो चलो हम फर्स्ट इवेंट स्टार्ट करते हैं, फासिज्म इन इटाली। In the First World War, Italy was on the side of the winning nations and fought for those nations. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हम सब जानते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इटाली थी वो विनिंग नेशंस के साइड से उन्होंने वॉर किया और वो लड़े। incurred a massive expenditure of $12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers। और इटाली को इस वॉर के दौरान 12 बिलियन डॉलर्स का खर्च करना पड़ा और वॉर के दौरान इटाली के 6 लाख जो सोल्जर्स थे उनकी जान गई थी। Yet the other winning nations took over the choicest territories, ignoring इटाली। और उस टाइम के दौरान जो वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो विनिंग नेशंस थे उनमें से कई सारे ऐसे जो नेशंस थे उन्होंने अपनी चॉइसेस के टेरिटरीज उन्होंने ले ली थी, लेकिन उन सब ने इटाली को इग्नोर किया था। इटाली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड और उसकी वजह से इटाली के जो पीपल्स थे वो एंग्री हो गई और वो बहुत निराश हो चुके थे। इट्स नेशनलिस्टिक फीलिंग वॉज हर्ट फॉर विच इटाली कंसिडर्ड इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड वॉज मोर देन eager to avenge this नेशनल ह्यूमिलिएशन एज सुन एज पॉसिबल। और उसकी वजह से जो इटाली के जो पीपल्स थे वो बहुत सारे एंग्री हुए थे यानी गुस्से हुए थे और वो फ्रस्ट्रेट यानी कि निराश भी हो चुके थे और उनकी ये जो नेशनलिस्टिक जो फीलिंग वो हर्ट हुई थी और उसकी वजह से जो इटालियंस थे वो सिर्फ उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसको रिस्पॉन्सिबल मानते थे और जितना जल्दी हो सके वो अपनी उनकी जो हर्ट हुई थी उनका जो अपमान हुआ था उसका बदला वो लेने के लिए चाहते थे। इन ऑर्डर टू स्लेवेज इटाली फ्रॉम सच अ डायर सिचुएशन, बेनिटो मुसोलिनी लॉन्च द फासिस्ट पार्टी। ही एडोप्टेड अ बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्स एज द सिंबल ऑफ हिज पार्टी। और उस टाइम के दौरान उसी सिचुएशन में इटाली को बाहर करने के लिए, उसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक जो इटाली के जो एक ह्यूमंस थे और उसका नेम था बेनिटो मुसोलिनी और उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की और पार्टी का नाम उन्होंने नेम रखा फासिस्ट पार्टी। और जो पार्टी उन्होंने लॉन्च की उसको एक का सिंबल भी दिया और वो सिंबल था अ बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्स। Fascism has evolved from the Italian word fascimo
और फासिस विच मीन्स एब्सोल्यूट कंट्रोल और ऑफ द स्टेट ऑन ऑल थिंग्स। जो फासिज्म जो वर्ड था वो इटालियन वर्ड फासिमो और फासिस दोनों से बना था, और उसका जो मीनिंग थे कि इटाली की जितनी भी थिंग्स है, जितनी भी जो प्रॉपर्टी है, उस सारी प्रॉपर्टीज पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल होता था। मुसोलिनी मैक्सिम वॉज वन पार्टी वन लीडर। मुसोलिनी की जो पार्टी थी फासिज्म पार्टी, उसका एक ही एम था और एक ही स्लोगन था, वन पार्टी वन लीडर। ही गेव मिलिट्री ट्रेनिंग टू हिज पार्टी वॉलंटियर्स हु वॉर ब्लैक यूनिफॉर्म। और जो बेनिटो मुसोलिनी थे, उन्होंने जो पार्टी के अंदर जो वॉलंटियर्स थे, जो स्वयं सेवक थे, उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी और उनको एक यूनिफॉर्म भी दिया, और यूनिफॉर्म का जो कलर था वो था ब्लैक। आफ्टर कमिंग टू पावर, मुसोलिनी कैप्चर रोडेस एंड डोडिकानीज आइलैंड्स फ्रॉम तुर्की। और बेनिटो मुसोलिनी को पावर में आने के बाद उन्होंने तुर्की के जो रीजन्स थे, रोडेस एंड डोडिकानीज, दो हिस्सों पे उन्होंने अटैक किया और अपने अंडर में किया। He also won Albania, Abyssinia and Fiume fought in 1924। और पावर में आने के बाद 1924 में बेनिटो मुसोलिनी ने रोडेस और डोडिकानिस के अलावा उसके आसपास के नियर बाय जो एरिया थे उसमें अल्बेनिया, अब्सेनिया एंड फ्यूम, ये सारे रीजन भी उन्होंने कंट्रोल किया। आफ्टर दीज victories, Mussolini snapped all ties with the League of Nations and joined the Rome-Berlin-Tokyo Axis। और उसके बाद मुसोलिनी ने ये सारे जीत मिलने के बाद उन्होंने जो लीग ऑफ नेशंस थी वो छोड़ दी और न्यू जो पार्टी थी रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस वो उन्होंने ज्वाइन की। एंड सो इटाली बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इटाली की ये जो अपनी जो रीजन बढ़ाने की उनकी जो इच्छा थी, इसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और इटाली भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सेकंड इवेंट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सेकंड इवेंट का नेम है नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वाज इकोनॉमिकली रूइंड। पेरिस पीस प्रोसेस हैड कंप्लीट जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी थी वो पूरी तरह से जो वॉर था उन्होंने लॉस्ट किया था और इकोनॉमिकली वो टूट चुका था। और उसके बाद जो जर्मनी थी वो जर्मनी अपनी हार के लिए पेरिस पीस प्रोसेस जो ट्रेटी थी वो मानती थी और उनको पास ज़बरदस्ती जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करवाया गया था। जर्मन्स वर एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस अनजस्ट ट्रीटी। और जो जर्मन पीपल्स थे वो उनकी ये जो ट्रीटी ज़बरदस्ती साइन करवाई थी उसके लिए वो बहुत सारे गुस्सा भी थे। एडोल्फ हिटलर जॉइंड द नेशन सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी इन 1990। और उसके बाद जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने जर्मनी के अंदर नेशनल जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो ज्वाइन की 1990 के अंदर। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज अ नाजी पार्टी। और एडोल्फ हिटलर ने जो पार्टी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की थी, ये पार्टी एडोल्फ हिटलर को ज्वाइन करने के बाद वो नाजी पार्टी के नाम से जानी गई थी। द नाजी फिलोसफी इंक्लूड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। आफ्टर द डेथ ऑफ जर्मन प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग, हिटलर एज्यूम्ड द पोस्ट एंड एस्टैब्लिश हिज डिक्टोरियल रूल। और नाजी पार्टी की पावर में आने के बाद एडोल्फ हिटलर वहाँ जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे हिंडेनबर्ग, उनकी डेथ होने के बाद एडोल्फ हिटलर ने उनकी जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट की वो एज्यूम यानी कि उन्होंने वो पोस्ट ले ली और इटाली के अंदर अपना जो रूल था डिक्टेटोरियल रूल वो उन्होंने स्टार्ट किया। He adopted stern and aggressive policies and led the Germans toward the narrow nationalism. Germans considered Hitler as a Führer। और एडोल्फ हिटलर को अपने पावर में आने के बाद उन्होंने कई सारी ऐसी स्टर्न और अग्रेसिव पॉलिसीज एडॉप्ट की और वहाँ की जो जर्मन पीपल्स थे उनको हिटलर को फ्यूहरर मानते थे। फ्यूहरर यानी कि उनके जो
अपमान हुआ था उनका जो बदला लेने के लिए, उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही ये एडोल्फ हिटलर ही काफ़ी है, ऐसा वो मानते थे। Nazi soldiers wore blue military uniform and stuck a red strip on their shoulder and wore a symbol of swastik। नाजी जो सोल्जर्स थे वो मिलिट्री के, वो ब्लू कलर के यूनिफॉर्म पहनते थे और अपने शोल्डर पे एक रेड कलर की स्ट्रिप वो भी बांधते थे और उसके स्ट्रिप के ऊपर स्वस्तिक का एक सिंबल भी वो लगाते थे। हिटलर अथॉरिटेरियन एंड मिलिट्री नेचर बिकेम ऑब्सेसिव आफ्टर कमिंग टू पावर। और हिटलर की पावर के आने के बाद उनकी जो अथॉरिटीज थी, उनका जो नेचर था वो मिलिट्री यानी कि सिर्फ अटैक करना ही उनका बिहेव था। हिज मेन एम वॉज द इमरजेंसी ऑफ जर्मनी एज अ मेजर पावर। और उनका जो मेन एम था कि जो जर्मनी को जल्द से जल्द पावरफुल कंट्री बना जाए। In the name of purification of the German race, his policies were targeted at exterminating Jews, Gypsies and mentally challenged people। और हिटलर की जो पॉलिसी थी कि जर्मन पीपल के अंदर जो प्योरिफिकेशन है, जर्मन की जो रेस है वो प्योरिफिकेशन करने के बहाने जर्मन के अंदर जो जूस पीपल थे, जिप्सीज थे और जो मेंटली चैलेंज पीपल थे, उनको वो रिमूव करना चाहते थे। By the end of the Second World War, innumerable European Jews lost lives, which is known as the Holocaust। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के अंदर कई ऐसे सारे जो ज्यूइश पीपल्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ गंवाई और वो जो लाइफ गंवाने की वो जो इवेंट थी उसको हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। Hitler's expansion, military actions against neighboring countries, and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same। और हिटलर की जो एक्सपेंशनिज्म यानी कि उनकी इटाली का जो रीजन है वो बढ़ाने की उनकी इच्छा थी और आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ भी वो अटैक करके उनको अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। और उनकी ये जो पॉलिसी थी उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए इटाली भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है। आगे हम स्टार्ट करते हैं थर्ड जो इवेंट थी, मिलिट्रियलिज्म इन जापान।